नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भड़क गए हैं और ट्रंप ने सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को बताया था अवैध। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भड़क गए हैं और ट्रंप ने सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बताया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द होने के फैसले के सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द होने के फैसले के 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैंने अभी ओवल ऑफिस से सभी देशों पर ग्लोबल 10% टैरिफ पर साइन किया है, जो लगभग तुरंत ही लागू होगा। और इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, सिर्फ संसद को है। ट्रंप ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ये बहुत ही निराशाजनक है। मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। वो देश के लिए कलंक है। उन्होंने देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने कहा कि इस डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। आपको दे दें कि ट्रंप ने सभी देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बताया था। और ऐसे में चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप जी हैं, उनसे जानते हैं कि ये टैरिफ को किस तरीके से देखते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध बताया था। संदीप जी, असर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ट्रंप ने अब फिर से 10% टैरिफ लगा दिया है। जहाँ तक अनीता जी अमेरिका की बात है तो अमेरिका की कोर्ट में मामला लंबित था और कोर्ट ने जो ट्रंप ने अपने तरीके से कई देशों पर टैरिफ लगाए थे, उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ भी था और उस सामानों पर जो भी अमेरिका को सामान बेचेगा उसने टैरिफ लगाया था। तो कई मामलों में कोर्ट ने उन चीजों को गलत पाया और उस पर बैन लगा दिया। इसके बाद ट्रंप ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल टैरिफ 10% पूरी दुनिया पर लगा दिया है। अब देखिए आगे इसके किस तरीके के जो परिणाम है वो आएंगे, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आज की तारीख में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी के रोके नहीं रुक रहे हैं और अपने तरीके से, मनमाने तरीके से वो लगातार डिसीजन ले रहे हैं। जिस तरीके से एक जो तानाशाह होता है, तानाशाह काम करता है, उसी पैटर्न पर जो है डोनाल्ड ट्रंप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर, सवाल ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ट्रंप भड़के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो करारा झटका दिया है ट्रंप को। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को करारा झटका लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस चीज की चर्चा पूरी दुनिया में आज की तारीख में हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, जो चीज अधिकार क्षेत्र में नहीं आती उसके बाहर जाकर के उन्होंने काम किया है और उसी तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाया है। लेकिन उसके बाद जो अब ग्लोबल टैरिफ 10% लगा दिया है, इसके क्या दुष्परिणाम निकल के सामने आएंगे और क्या ये मामला भी दोबारा से कोर्ट में जाएगा, तो इनके लिए हमें और आपको सबको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे टैरिफ को अवैध बता दिया है सर, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति जो है उसको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी देश पर टैरिफ लगाए। अब तो ये लग रहा है कि ट्रंप जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि 3 घंटे के बाद ही उन्होंने 10% टैरिफ लगा दिया ग्लोबल। जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके लगाए हुए टैरिफ को गलत ठहराया, उसके तुरंत बाद 3 घंटे का कोई समय नहीं होता, उन्होंने 3 घंटे बाद एक ग्लोबल टैरिफ पूरी दुनिया पर लगा दिया। ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है कि ट्रंप ना किसी कानून में भरोसा दिखा रहे हैं, ना संविधान में भरोसा दिखा रहे हैं, ना जुडिशरी में भरोसा दिखा रहे हैं और अपने तरीके से दुनिया को हाँकने पर तुले हुए हैं।
ठीक है सर, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद से ट्रेड डील पर ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई बदलाव नहीं। ट्रंप का बयान आया है और ऐसे में भारत को टैरिफ देना ही होगा। ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप ने भारत पर लेकर बड़ा बयान दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद से ट्रंप डील पर बोले हैं ट्रंप। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। संदीप जी, अब इसके बाद से बयान निकलकर सामने आया कि भारत मेरा अच्छा दोस्त है, ट्रंप ने कहा है। तो क्या ये 10% जो टैरिफ लगा है वो भारत पर भी लागू होगा, और अगर लागू होगा तो आगे इसको लेकर रणनीति क्या कुछ बनेगी? अनीता जी, जिस तरीके से टैरिफ लगाया जाता है और टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के ऐसे तमाम नेताओं को अपने दोस्त बताने लगते हैं और उसको बहुत अच्छा व्यक्ति बताने लगते हैं। ये उनका अपना एक बातचीत करने का या प्रेस के सामने बोलने का, स्टेटमेंट जारी करने का एक तरीका है। वो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बताते हैं। वो देखिए, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, वो रूस के राष्ट्रपति को भी अपना दोस्त बताते हैं। तो ये उनका एक बोलचाल का तरीका है। लेकिन टैरिफ के मामले में वो किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। ना चीन को उन्होंने बख्शा है, ना रूस को बख्शा है, ना भारत को बख्शा है, ना पाकिस्तान को बख्शा है। जो उनके फ्रेंड्स कंट्री में भी आते हैं उन सब पर भी उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है। तो वो जो भी व्यक्ति या जो भी देश अमेरिका के साथ कारोबार करेगा, व्यापार करेगा, उससे वो टैरिफ वसूलना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैठ गया है कि अमेरिका फर्स्ट है और अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत करना है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पहले ही टैरिफ को रद्द किए जाने के बावजूद भारत अमेरिका ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि टैरिफ को अमान्य घोषित किए जाने के बावजूद भी भारत 18% टैरिफ का भुगतान करना जारी रखेगा। ट्रंप ने कहा कि कुछ नहीं बदलेगा, उन्हें टैरिफ देना होगा और हमें नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन ट्रेड डील में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लूला के बीच होगा ऐतिहासिक वार्ता। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय वार्ता आज है और दिल्ली में ये अहम बैठक होगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि भारत और ब्राजील के बीच दोस्ती का नया अध्याय आज से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में दिल्ली में आज बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं उनसे आज बैठक होने वाली है, बातचीत होने वाली है, द्विपक्षीय वार्ता आज होगी और दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने वाली है। भारत और ब्राजील के बीच दोस्ती का एक नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है और पीएम मोदी के विशेष नियंत्रण पर ब्राजील के राष्ट्रपति जो है 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत के अहम दौरे पर है और आज सुबह 11 बजे दिल्ली के ऐतिहासिक हैदराबाद हाउस में दोनों वैश्विक नेताओं के बीच एक महान बैठक होने जा रही है। और इस द्विपक्षीय वार्ता का मकसद सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में दोनों देशों के अजेय दबदबे का भी और मजबूत करना है। और इस दौरे को गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति लूला के साथ ब्राजील का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ है, जिसमें 14 मंत्री और 150 से ज्यादा टॉप के सीईओ शामिल हैं। तो वहीं असम में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस की राह जो है अब मुश्किल होती नजर आ रही है। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता भूपेंद्र कुमार बोरा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह ने बैठक के बाद से मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र बोरा ने बड़ा दावा किया है, जिसे एक तरफ चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस छोड़ चुके भूपेंद्र बोरा जो है असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पांडा और साथ ही लखीमपुर के विधायक मानक डेका की मौजूदगी में सरकारी अतिथि गृह में अमित शाह से मुलाकात की है। और इसके बाद भी भूपेंद्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें शाह से मिलने के लिए कहा था, इसीलिए वो उनसे शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे हुए थे। उन्होंने दावा किया है कि 8 मार्च तक कांग्रेस के लगभग 50% ऐसे सदस्य जिसमें राज्य के प्रति आत्मसम्मान और राष्ट्रीय भावनाएं बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बता दें कि असम में कुछ ही समय बाद चुनाव होने वाला है, हालांकि उससे पहले ही कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद से
भूपेंद्र बोरा की मीटिंग जो है अमित शाह से हुई है और ऐसे में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र बोरा की ये जो वहां के सीएम हैं हेमंता बिश्व शर्मा और उसके बाद से अमित शाह की ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है विधानसभा चुनाव से पहले हुई है। हालांकि चुनाव से पहले ही कांग्रेस को ये बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है क्योंकि अब वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और ऐसे में उनका कहना है कि चुनाव से पहले और भी जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। उनका ये दौरा आगामी गुजरात चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। 21 और 22 फरवरी को अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात का दौरा करेंगे। 21 दौरे के दौरान वो अहमदाबाद में प्रेस मीडिया को संबोधित करेंगे और भावनगर में सामाजिक कार्यक्रमों में भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 2 दिनों के गुजरात दौरे पर केजरीवाल हैं और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ रहेंगे। चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है आम आदमी पार्टी और ऐसे में 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भिवंडी कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई है और अब इस केस में नया जमानत देने के लिए आज यानी कि शनिवार सुबह कोर्ट में पेश होंगे। हालांकि जमानत देने वाले का नाम सीक्रेट रखा गया है और इसके बावजूद भी सबकी नज़र इसी बात पर टिकी हुई है कि वो भिवंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर चुनाव के साथ साथ दूसरे मौजूदा राजनीतिक हालातों पर क्या कहेंगे। राहुल गांधी ने 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए भिवंडी में एक कैंपेन मीटिंग के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। आरएसएस के राजेश ने इस केस में उनके खिलाफ भिवंडी कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी और उनके वकील नारायण अय्यर ने बताया कि इस केस में कांग्रेस के सीनियर नेता शिवराज पाटिल चाकुर राहुल की जमानतदार थे। चूंकि वो पिछले साल उनका निधन हो गया और इसीलिए राहुल को अब नया जमानत देना वाला चाहिए, इसीलिए वो आज कोर्ट में पेश होंगे और ये नया जमानत देंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से अभी तक जमानतदार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। आरएसएस से जुड़ी ये जानकारी है। राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश होंगे, भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे। महाराष्ट्र की कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी है। आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2-3 महीने ही बचे हैं। यहाँ अभी भाषण और रैलियों का शोर नहीं है, लेकिन सियासत भरपूर गर्म है। कोलकाता के न्यू मार्केट से चांदनी चौक, न्यू टाउन से जसपे बिल्डिंग और मुर्शिदाबाद के बालडांगा में अर्धमान तक करीब 600 किलोमीटर के सफर में साफ हो गया है कि वोटर लिस्ट ही चुनावी रणभूमि बनी हुई है। कोलकाता के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ले जाकर अपनी जुझारू छवि फिर से हाईलाइट की है। टीएमसी उनके सुप्रीम कोर्ट की वीडियो वायरल कर रही है। जगह जगह ममता की काले कोर्ट में होर्डिंग लगी हुई है। बीजेपी एसआईआर को घुसपैठी के खिलाफ लड़ाई बता रही है, पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी कि विसंगत के आधार पर जारी 1.25 करोड़ बंगाली लाइन में लग गए हैं और हर सीट पर औसतन 19,000 से ज़्यादा नाम हटे हैं और ऐसे में ये लड़ाई जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। बता दें कि कुछ ही समय बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। हालांकि एसआईआर का मुद्दा जो है ममता बनर्जी ने बढ़ चढ़कर सुप्रीम कोर्ट में उठाया था, खुद ही वहां पर जाकर वकालत भी की थी, लेकिन अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर ममता बनर्जी ने खुद को लाइमलाइट में ला दिया है। तो वहीं पूर्वी लेबनान में इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये जानकारी सुरक्षा सूत्रों ने दी है। हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और राहत बचाव कार्य जारी है। खबरों की माने तो हमला जो है वो पूर्वी लेबनान के उन क्षेत्रों में किया गया है जहां पर सशस्त्र गुटों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही थी। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई गई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचाना और कुछ वाहन
भी नष्ट हो गए। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने ये कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की है। इजराइल का कहना है कि उसने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से उसके खिलाफ हमलों की योजना बनाई जा रही थी या गतिविधियां चल रही थी। हालांकि इस बारे में आधिकारिक रूप से विस्तार से बयान का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने माना कि सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में फंसना खतरनाक था। नासा ने इस मिशन को दुर्घटना की टाइप ए कैटेगरी में रखा गया है और इस कैटेगरी को दुर्घटना की सबसे गंभीर कैटेगरी माना जाता है। चैलेंजर और कोलंबिया शटल दुर्घटनाओं के लिए भी इसी कैटेगरी का इस्तेमाल किया गया है। कोलंबिया शटल दुर्घटना में ही भारत की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हुआ था। 19 फरवरी 2026 को जारी 311 पेज की रिपोर्ट में नासा के प्रशासन ने लिखा है कि सुनीता विलियम्स में मिशन में गंभीर खामियां थी। उन्होंने कमियों को नजरअंदाज करने के लिए एजेंसी और बोइंग की कड़ी आलोचना की। दरअसल सुनीता विलियम्स साल 2024 में 8 दिनों के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उनकी वापसी में 9 महीने से ज्यादा समय लग गया था। तो वहीं नरेला इंडस्ट्री एरिया में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें निर्माण कार्य के दौरान ढीली मिट्टी और एक अस्थायी ढांचे के गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने के बाद से दोनों व्यक्तियों को अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत ही अस्पताल पहुंची। वहां पर डॉक्टरों ने दोनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। लोगों के अनुसार घटना उस समय हुई जब दोनों मजदूर फैक्ट्री में निर्माण कार्य कर रहे थे। नाले के पास ढीली मिट्टी और एक अस्थायी दीवार अचानक ही गिर गई, जिससे दोनों मजदूर मलबे के नीचे दब गए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।